कक्षा 10वीं के गणित के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आपको गणित एकदम से समझ में नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इस वीडियो में आपको हम पूरे गणित की निचोड़ बताएंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो, कोई भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर दें। आज की इस वीडियो में हम आपके पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है उसे हम बताएंगे जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। सो इस वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे कि हमारे आगे से आने वाली कोई भी वीडियो मिल सके। और आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको संपूर्ण ये विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ मारिएगा तो इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। समय को ध्यान में रखते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ कर जाइएगा आपको काफी नुकसान हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी निचोड़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर का आपका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं यानी कि रियल नंबर क्या होती है। लेकिन रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें दो परिभाषा और समझनी होगी। तो दो परिभाषा में से सबसे पहली परिभाषा है परिमेय संख्या और दूसरी परिभाषा है अपरिमेय संख्या। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो आइए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, ध्यान से समझिए। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि, है ना। चलिए आपको और भी अच्छे से इसे समझा देते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को इस परिभाषा को आपने पहले याद कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से बने रहिए, आपको पूरी निचोड़ हम बताने वाले हैं। ये तो थोड़ी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है परिमेय संख्या की वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में हम लोग लिख सकें। कोई भी संख्या हो जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सके जहाँ p और q जो क्या हो वह पूर्णांक होनी चाहिए और q बराबर नहीं हो 0। इसके कहने का क्या मतलब है, यानी कि q के बदले हम लोग को 0 नहीं आनी चाहिए। बराबर का सिंबल देकर के उसे बीच में काट देते हैं तो इसे कहा जाता है कि बराबर नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे इतना ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहेगा कि q बराबर नहीं हो 0। अगर यहाँ पे कोई दूसरा लेटर रहता है तो उसे उसके बराबर बता दीजिएगा कि नहीं है। तो यहाँ पे q है तो क्या कहिएगा कि q बराबर नहीं है 0। चलिए तो परिमेय संख्या आपने समझ गया, जैसे कि 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 को हम 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम p कहते हैं और इसे हम लोग q कहते हैं। यहाँ पे जब हम p और q कहेंगे तो ध्यान से देख रहे हैं कि q बराबर नहीं है 0। यहाँ पे ये लागू हो रहा है, ये नियम लागू हो रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को और निचोड़ जानना है। ये तो परिभाषा है, थोड़ी सी आपको बता देते हैं, लेकिन निचोड़ जानना बहुत ही जरूरी है जिससे कि आप कोई भी प्रश्न आसानी से 2 सेकंड के अंदर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अपरिमेय संख्या की परिभाषा की। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वह परिमेय संख्या की थोड़ी सी उल्टी होती है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √3, √5 ... इत्यादि कुछ भी आप संख्या कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में बस यही कहा जा रहा था कि इसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में कहा जा रहा है कि इसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बाकी आगे की जो नियम है वो दोनों की बराबर है कि p और q पूर्णांक होनी चाहिए और q बराबर नहीं होनी चाहिए 0। बस यही थोड़ी सी एक अंतर है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या की कह रहा है कि √2, तो ये देख रहे हैं कि √2 है, इसे हम लोग p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपके सामने कोई भी संख्या आए तो आप आसानी से मात्र 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि यह कौन सी संख्या है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं कि आपको बताना है कि कौन ऐसी संख्या जो है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। आगे आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक हर चीज कराने वाले हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जिस वीडियो का हम आपको निचोड़ बताएंगे उस वीडियो के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देंगे, जिससे कि आपको प्रश्न ना हो दिक्कत ना हो, और उसके सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बताने वाले हैं और संपूर्ण विषय की तैयारी भी आपको अच्छे से करा देने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। आइए बात करते हैं अब वास्तविक संख्या की, कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, उसे कैसे हम लोग समझेंगे। तो वास्तविक संख्या समझना बहुत ही आसान होता है। देखिए वास्तविक संख्या क्या कहता है, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी जो है वह परिभाषा इसकी, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कह देंगे, तो वास्तविक संख्या कह देंगे, जैसे कि 3 + √2 और √3 + 8 इत्यादि। ठीक है, इस तरह की कोई भी अगर आपके सामने एग्जाम्पल आता है या प्रश्न आता है तो उसे बता देंगे कि हाँ यह वास्तविक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न आपके जो 3 टॉपिक आपको बताएं, तीन परिभाषा आपको बताएं, इससे आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न बन जाते हैं और बहुत ही मजेदार ये होते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके निचोड़ के बारे में, कि पूरे चैप्टर की निचोड़ क्या है, उसे क्या जानना है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स है जिसे हमें जानना बहुत ही मतलब कि जरूरी है। चलिए बात करते हैं इसके निचोड़ की। तो सबसे पहले निचोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, और आपको बता दें कि आप कॉपी और कलम निकाल करके इससे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन छोड़िएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले निचोड़ की। तो पहला निचोड़ यही कहता है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसके विपरीत सभी वास्तविक संख्या न केवल परिमेय संख्या होती है और न केवल अपरिमेय संख्या होती है। समझिए इसे कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिए, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे या आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है, तो बता दीजिएगा कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसके विपरीत का मतलब उल्टा, सभी वास्तविक संख्या जो होती है न केवल परिमेय होती है और न ही केवल ये बात आपको याद करके रखनी है, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। ध्यान में रखिएगा कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या न केवल परिमेय होती है और न ही केवल अपरिमेय होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले निचोड़ के बारे में बात करते हैं। तो अगला निचोड़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला निचोड़ लिखा हुआ है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और इससे हर साल एक प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो आप बता दीजिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है या अनंत अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इससे कई बार आपके बोर्ड एग्जाम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरे YouTube ढूंढ मारिए या कोई भी कोचिंग ढूंढ मारिए, एक साथ नहीं मिलेगा। केवल आपको चैप्टर ही बता देंगे सब कोई, या कोई केवल ऑब्जेक्टिव ही बता देते हैं और बिना सॉल्व किए बताते हैं, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, आपको पहले पूरे निचोड़ बता देते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो 2020 के जो भी बच्चे से तो वो तैयारी किए थे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। सबका नंबर कम से कम 80% से ज़्यादा था। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े थे, जो हमें कमेंट करके बताए, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमें व्हाट्सएप से भी करके कॉन्टैक्ट करके बताए हुए कि सर बहुत मजा आया था पढ़ने में और हम लोग का नंबर बहुत ही बेहतर आया हुआ है। तो अभी चाहते हैं तो इस तरह के करिए, और हम इस तरह से तैयारी कराते हैं। पहले आपको निचोड़ बता देते हैं, फिर आपको कुछ प्रश्न बता देते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताते हैं। उसमें आपको बहुत कम समझाते हैं क्योंकि आप समझे हुए रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप कहते हैं तो उसे और भी बेहतर हम समझा देते हैं। चलिए, तो इस तरह किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती है और उनकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगले निचोड़ की। तो अगला निचोड़ कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच 2 कोई अपरिमेय हो, जैसे कि मान लीजिए कि √2 हो, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए, और p और q पूर्णांक होती है और q बराबर नहीं होती है 0। चलिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये 2 अपरिमेय संख्या हो गया। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। अगर इनके बीच हम बात करें तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या भी निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो तो नहीं होती है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले निचोड़ की। तो अगला निचोड़ हम लोग का कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल
अंतर, गुणनफल, भागफल, अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न बनाने में भी ये महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 2 हो, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या हो, मान लीजिए कि √3 हो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसका योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना, और भागफल का मतलब होता है भाग। अपरिमेय संख्या होती है। अगर कुछ भी रहे यहाँ पे, या तो प्लस रहे, या तो माइनस रहे, या तो गुना रहे, या तो भाग रहे, तो यह कौन सी संख्या बन जाएगी? यह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ध्यान में रखिएगा। और इससे कई तरह की प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम से बनती है, घुमा घुमा करके पूछा जाता है कि ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह कौन सी संख्या है, तो आपको याद रहेगा ये बात, तो ही तो आपका पता चलेगा कि नहीं ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर सब चीज क्या होता है? तो अपरिमेय ही होता है। अगले निचोड़ की बात करते हैं, तो अगला निचोड़ हम लोग का कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय होता है। दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है बाबू? तो कह दीजिएगा कि परिमेय होता है। जैसे मान लीजिए 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होगा? 4 होगा। तो 4 कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो याद करके रखिएगा क्या होती है? परिमेय होती है। कुछ भी ले लीजिए, 6 + 4 लीजिए, ये दोनों क्या है? परिमेय है। अब परिमेय का जोड़ क्या हो जाएगा? तो परिमेय ही हो जाएगा। 10 है, 10 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होती है और Q बराबर नहीं होती है 0। चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और ऐसी तैयारी आपको कहीं मिल नहीं रही है, फिर आप बोर्ड एग्जाम्स में कहिएगा कि सर हमसे बना ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई तो किए नहीं। तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले निचोड़ की। तो अगला निचोड़ क्या कहता है? तो अगला निचोड़ यही कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। क्या कहता है? ध्यान से सुनिए कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। देखिए, वहां पे कह रहा था ये चीज कि दो परिमेय संख्या हो तो उसको यदि हम जोड़ते हैं तो वह तो परिमेय होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो अगर अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए √2 है और √3 है, ये दोनों का यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय ही संख्या होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी तरह की, ये बात ध्यान रखिए। तो ये बहुत ही आसान है, ट्रिक समझ लीजिए कि परिमेय दो अपरिमेय कहेगा तो उसकी योगफल क्या हो जाएगी? अपरिमेय ही हो जाएगी। या दो परिमेय कहेगा तो उसका योगफल परिमेय ही हो जाएगी, यानी कि सेम है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अगले निचोड़ की बात करते हैं। अगला निचोड़ क्या है? अगला निचोड़ यही कहता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूप में परिवर्तित करना दशमलव प्रसार कहलाता है। चलिए, अब आपसे बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार निकाल दीजिए, तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है पहले आपको तो समझना होगा। तो कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव रूप में परिवर्तित कर देना, यानी कि कोई परिमेय संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या करें? दशमलव में बदल दे, तो यह हमारा दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार कहलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। वही कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित कर देना, दशमलव के रूप में परिवर्तित कर देना, बदल देना, दशमलव उसका निकाल देना, तो क्या कहलाता है? वही दशमलव प्रसार कहलाता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार क्या होती है, तो बता दीजिएगा कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। अगले निचोड़ की बात करते हैं। तो अगला निचोड़ यही कहता है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक शांत अवसानी और दूसरा होती है अशांत अनवसानी। ध्यान से याद रखिएगा, इसे आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछा भी जा सकता है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है, मतलब कि कौन सी प्रकार की, मतलब कितनी प्रकार की होती है, तो बता दीजिएगा कि दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। पहली जो प्रकार है वह शांत और अशांत होती है, दो होती है, पहली शांत दूसरी अशांत होती है। शांत को ही हम लोग अवसानी कहते हैं और अशांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनवसानी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी शांत की जगह और अवसानी और अशांत की जगह अनवसानी कह दिया जाता है। तो आप नोट करके इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कर लीजिए।
क्योंकि मैथ जो है, गणित जो है वो बहुत ही आप लोगों को कठिन लगता है, लेकिन जब ये सभी निचोड़ याद करके रखिएगा तो सबसे बढ़िया आपको सब्जेक्ट मैथ ही लगेगा, क्योंकि मैथ में जितना पढ़ा जाता है उतने बहुत ही मजा आता है और अंदर घुसते चला जाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर चले चला जाया जाता है। चलिए अगले निचोड़ की बात करते हैं। अगला निचोड़ क्या होती है, और यही सभी पॉइंट्स बच्चे नहीं जानते हैं, जिससे उनको मैथ बनाने में काफी परेशानी होती है। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, और दिक्कत ये भी होती है कि कई कई ऐसे संस्था है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे एक साथ नहीं बताई जाती है बच्चों को। बताया तो सब जाता है, हम मानते हैं कि बता दिया जाता है, लेकिन एक साथ नहीं बताया जाता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन से पॉइंट्स को याद करके रखे, कौन से पॉइंट्स को नहीं याद करके रखे। कभी कोई कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, फिर आगे चलकर परेशानी होती है। कहते हैं सर गणित तो इतना कठिन है कि कुछ सब्जेक्ट इतना कठिन हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, गणित जो होती है बहुत आसान होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट्स यानी कि अगला निचोड़ क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p बट्टे q में हो और q जो है वह 2 का पावर m तथा 5 का पावर n के रूप में हो, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स कहीं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि p बट्टे q के रूप में हो कोई परिमेय संख्या, क्योंकि p बट्टे q के रूप में परिमेय संख्या तो होती ही है। उसके बाद कह रहा है कि q यानी कि नीचे वाला जो p और q था, नीचे वाला क्या हो, 2 के घात m हो। यानी कि 2 की घात m का मतलब क्या हो कि यदि उसमें कोई भी संख्या हो, यदि उसका हम लोग क्या करें, गुणनखंड करें, तो वह 2 के पावर में आए, यानी कि 2 ही बार बार आए, तथा 5 आए, यानी 5 का घात m के रूप में n के रूप में हो, तो वह जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा, उसके बट्टे में कुछ भी संख्या होगा, अगर उसका हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड में 2 आए या 5 आए, ठीक है, गुणनखंड जब हम करते हैं तो 2 या 5 आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह परिमेय संख्या में आपकी क्या हो जाएगी, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे कि 2/10 ही है। ठीक है, ध्यान से समझिए, 2/10 है। अब 10 जो है नीचे है, क्योंकि ये क्यू है। कह रहा है कि क्यू जो हो वह 2 के घात m और 5 के घात n के रूप का हो। तो चलिए 10 को हम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 10 यहाँ पे हमने लिखा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और 5 को करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसके जब हम गुणनखंड किए तो हम लोग को प्राप्त क्या हुआ, 2 हुआ और 5 हुआ, यही ना प्राप्त हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं प्राप्त हुआ है। तो कह देंगे यह दशमलव जो प्रसार है वह कौन सा क्या है, शांत है। ठीक है, शांत है। चलिए ऐसे ही बात करते हैं, या 2 के अलावा ऐसा नहीं कि केवल एक ही 2 आए चाहे एक ही 5 आए, 2 के अलावा 2 × 2 आ जाए, या 2 × फिर 2 आ जाए, 5 × 5 आ जाए। ठीक है, कई तरह के ऐसे प्रश्न होती है, तो इस तरह की जो भी प्रश्न होगी वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, बस यही बताया जा रहा है आपको, बहुत ईजी है कि आपके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने चाहिए, तो ही अब क्या होगी, परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, अन्यथा अशांत हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह शांत है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया होगा, तो ऑप्शन दे करके आप नीचे बताइएगा, उसके बट्टे में उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, और उसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा। ठीक है, उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5, तो वह शांत हो जाएगी, अन्यथा अशांत हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, केवल 2 भी आता है तो भी शांत होगा, अन्यथा केवल 5 भी आता है तो भी अशांत ही होगा। इस चीज को आप याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है अगले पॉइंट्स कि सभी सम संख्या 2 के घात या पावर उसे घात कहते हैं, 2 के घात m के रूप का होता है। देखिए कोई भी सम संख्या होती है वह 2 के घात m के रूप में होता है, यानी कि जो भी हमारा सम संख्या होगी वह 2 के घात में होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा सम संख्या कुछ भी 8 ही है। ठीक है, अब 8 जो है वह किस घात में आ जाएगी, तो 2 के घात में आ जाएगी, 2 के घात m के रूप में आएगी। जैसे 2 के घात हम लोग करेंगे, इसका गुणघट 2 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या आ रहा है, 2 के घात के रूप में लाएंगे, यानी कि 2 के घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 के घात, आप ध्यान से देखिएगा तो 2 घात यहाँ पे 3 होगी ना, क्योंकि 2 जो आया था कितना बार आया था, 3 बार आया था, तो वही 2 के घात कितने बार में हो जाएगी, 3 बार में हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सभी जो सम संख्या होती है 2 के घात के रूप में ही होती है, किसी और घात में नहीं होती है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले निचोड़ की बात करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय गणित आर्यभट्ट ने दशमलव के 4 स्थानों तक पाई का सन्निकट मान जो है बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, उन्होंने बताए हुए थे कि 3.1416 होता है।
पाई का वह सन्निकट मान कितने मानों तक बताए थे? 4 मानों तक बताए थे पाई का सन्निकट मान। किसी से भाई पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट ने जो थे, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव के 4 स्थानों तक, आप पूछ सकते हैं कि कितने स्थानों तक उन्होंने पाई का सन्निकट मान बताया था, तो बता सकते हैं उन्हें कि वह जो है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के 4 सन्निकट मान बताए थे। कितने होते हैं, कौन कौन बताए थे? तो 3.1416 बताए थे। क्या बताए थे? 3.1416 बताए थे। इसे याद करके आप रखिएगा। चलिए अगले निचोड़ की बात करते हैं। अगला निचोड़ क्या कह रहा है? तो अगला निचोड़ कह रहा है यही कि यदि परिमेय संख्या p/q में q 2 के घात m, ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q में, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता ही है, तो एक लिख दिया जाता है ताकि अच्छे से आपको मतलब कि समझ में आ जाए। चलिए कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q में q 2 के घात m तथा 5 के घात m के रूप का नहीं हो तो वह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत या अनुसानी हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं ये पॉइंट्स कि अगर 2 के घात m और 5 के घात m के रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी, अन्यथा वह क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें पता है। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट में हमें बताते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बताते रहिए कैसा वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे से इससे भी और अच्छे से वीडियो बना करके आपके लिए लेते आएंगे। चलिए अगला जो है पॉइंट्स कह रहा है कि सभी विषम संख्या जो होती है वह 2 के घात m + 1 के रूप की होती है। चलिए यहाँ पे क्या समझा आप कि सभी विषम संख्या क्या होती है? 2 के घात m + 1 के रूप की होती है। वहां पे आपकी सम संख्या क्या होती थी कि 2 के घात m के रूप में होती है, लेकिन विषम संख्या क्या होती है? 2 के घात m + 1 के रूप की होती है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि विषम संख्या जो होती है वह किस घात के रूप में होती है, तो 2 के पावर m + 1 के घात के रूप की होती है, और सम संख्या क्या होती है? 2 के घात m के रूप की होती है, उसमें 1 नहीं होता है। चलिए किस में 1 नहीं होता है? तो सम संख्या में नहीं होता, और विषम संख्या में 1 होता है। 2 के घात m + 1 होता है। चलिए अगले निचोड़ की बात करते हैं, और यह कई बार पूछा जा चुका है कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। इसे याद करके रखिए, 0 कौन संख्या है? परिमेय संख्या होती है। कई बार आपसे पूछा गया है कि 0 एक कौन सी संख्या है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, क्योंकि यह निचोड़ है और निचोड़ में आपको सभी बता दिया। और आज के बाद से पहले चैप्टर्स के जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ना, अगर इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है निचोड़, अगर उसे याद करके रखे होंगे तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं। आप जाइए और आप एक भी प्रश्न नहीं ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा, जाइए बना करके आप देखिए। ठीक है, चलिए, और परेशानी होती है तो नीचे में बताइए, लेकिन हाँ पॉइंट्स को समझे होंगे। पूरे वीडियो लेक्चर में आप जो भी हम बताए हुए एक एक बात को आप ध्यान में रखे होंगे तो आपको सब चीज याद होगा, तो ही होगा ये चीज, तो याद कर लीजिए। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला कहता है, अगला निचोड़ कि 0 न धनात्मक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक संख्या। अगर आपसे पूछे कोई कि 0 कौन सी संख्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कोई पूछता है आपसे कि 0 कौन सी संख्या, तो 0 कई प्रकार के बता दीजिएगा कि 0 कौन सी संख्या है। 0 बता दीजिएगा कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाए कि 0 कौन सी संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, तो क्या मानिएगा कि आप बता दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं है, कि धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या नहीं होती है, यानी कि 0 जो होती है वह धनात्मक ऋणात्मक कोई संख्या नहीं होती है। क्योंकि आप संख्या रेखा भी जानते हैं, संख्या रेखा पे जब 0 को दर्शाया जाता है तो 0 के दाएं और 0 के बाएं ही धनात्मक ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन 0 कुछ भी संख्याएं नहीं होती है, याद में रखिएगा। तो 0 के दाएं जो होती है वो कौन सी संख्या होती है? धनात्मक। और 0 के बाएं कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या, यानी कि इधर होगी ऋणात्मक और इधर होगी धनात्मक। ये हो गया दाएं, दाहिने हाथ वाला दाएं और बाएं हाथ वाला बाएं। ठीक है, याद करके रखिएगा। चलिए, तो ये 0 जो होती है कोई भी संख्या नहीं होती है। अगले निचोड़ की बात करते हैं। अगला निचोड़ हम लोग का कहता है कि सभी छोटी छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सॉरी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, थोड़ी सी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही पढ़े हुए हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वह 0 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, और ये जो पॉइंट्स है ये से याद करके रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको कहाँ पूछा जाएगा? परियक्ता के चैप्टर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें डायरेक्ट बोल दी जाती है कि लगातार 5 प्रकृत संख्या का माध्य बताइए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आपको समझ करके रखना है कि पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है। वैसे तो हमने इसके बारे में एक वीडियो बना करके दे दिया है, आप जा करके वीडियो मेरे इस वीडियो चैनल पे देख लीजिएगा। उस थंबनेल पे मतलब कि स्क्रीन पे लिखा गया होगा कि 11th क्लास गणित बेसिक क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, 11th क्लास। ठीक है, आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न अगले निचोड़ की। तो अगला निचोड़ हम लोग का क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले निचोड़ की बात करते हैं। तो अगला निचोड़ निकल के यही आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद करके रखिए, मतलब रखिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 9 होती है। और आगे बात करें हम लोग तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। विषम भाज्य संख्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए एक एक बात को। जो भी लिखा गया है ये निचोड़ है, कई बार आपको बता रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। क्या बताया जा रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है बाबू, तो कह दीजिएगा कि 9 होती है। और अगला बता रहा है, यहाँ पे अगला पॉइंट बता रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी कौन होती है, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। चलिए अगले निचोड़ की बात करें तो अगला निचोड़ क्या कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। और ये तो कई बार पूछा गया है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं इसमें कि पाई कौन सी संख्या है। कई बार पूछा गया है, आप एग्जाम्पल जब आपको हम मॉडल पेपर कराएंगे और ये चीज कराएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें कई बार पूछा गया है। तो बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या है, पाई क्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कहता है परिमेय संख्या कि जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, तो पाई क्या है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बात हमारा याद करके रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जब भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कहीं पे भी आएगा, एकदम धड़ाधड़ मार देना है आपको कि अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो इतने भी वीडियो में आपको हम बताए पॉइंट्स, ये सब चीज आपको याद होगा, ये हम बता रहे हैं। होगा का मतलब क्या हुआ कि आप पहले से पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं था, तो आपको अभी याद कर लेना है। जो बच्चे नहीं जानते थे, जो लोग अभी पहली बार आए हैं, एक भी एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, वो बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये रामबाण होगा। तो इसे याद कर लीजिए, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, और आपको एक चीज़ तो नहीं बताया है, क्योंकि हमारी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है रात 8 बजे आप सभी की। तो आप सभी टेलीग्राम पे जरूर जो है वह ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन ग्रुप सर्च कर सकते हैं। आप हमारा लोगो पहचानते हैं, लोगो देखिएगा, वही मेरा जो होगा ग्रुप होगा या चैनल होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको रात 8 बजे टेस्ट हो रही है कक्षा 10वीं के। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपको संपूर्ण विषय का चैप्टर वाइज PDF चाहिए तो आप हमें 49 रुपये का पेमेंट करके हमें व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9801619013 और यही मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो है इसी नंबर पे है। आप इसी नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ध्यान रहे, इस नंबर पर आपको किसी भी तरह की मैसेज वगैरह नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको बस इस व्हाट्सअप नंबर को दिया गया है आपको PDF देने के लिए कि जाइए PDF जो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट भेज करके। इसके अलावा आपको किसी तरह की मैसेज बात नहीं करनी है। जो भी कहना है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आप समझ पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। अगर बात वहाँ पे व्हाट्सअप से होने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हम तो आपके सामने आपको लाइव आते हैं 12 बजे दिन में, संडे के दिन, तो उसमें आपकी समस्या सुनते ही हैं। तो आप अपना समस्या वहाँ पे कहिएगा या तो नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, ठीक है। और वहाँ पे बात वगैरह नहीं करनी है, PDF लीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही है, ठीक है। आप मार्केट से ले सकते हैं या आप हमारा ले सकते हैं, लेकिन आप अगर हमारा लीजिएगा तो उसमें आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से बता करके दिए हुए हैं। वैसे आपको जहाँ पे भी विश्वास हो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। पूरी क्लास जो है आपकी फ्री है, ऐसा नहीं कि चार्ज लिया जा रहा है आपसे। चलिए, केवल 49 रुपये आपकी PDF की चार्ज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।